हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपका स्वागत है दोस्त। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत दोस्त हम लोग देखने वाले हैं पीवाई क्वेश्चन, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी प्रवक्ता और बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पूछे गए महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन की श्रृंखला है, जो कि विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए पीवाई क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत हम इसके पहले आर्थिक सिद्धांत चैप्टर के पीवाई क्वेश्चन देखे थे हम लोग दोस्त। आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा टॉपिक, उपभोक्ता व्यवहार से पूछे गए पीवाई क्वेश्चन अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? सीमांत उपयोगिता एक उपभोक्ता प्राप्त करता है, यह वस्तु है। तो यह क्या होगा दोस्त? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्त। ये जब एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में आया हुआ परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं दोस्त। तो ये उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उसकी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे दो सेबों की उपयोगिता 35 यूटिल है, 3 की 45 यूटिल है। इस प्रकार तीसरे सेब की सीमांत उपयोगिता 45 माइनस 35 करेंगे तो 10 यूटिल आएगा। एक वस्तु n इकाइयों की कुल उपयोगिता टोटल उपयोग यूटिलिटी में से n-1 इकाई की उपयोगिता को कम करने से n इकाई की सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त? विकास के आधार पर निम्न को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या होगा दोस्त? पहला फर्स्ट होगा, फर्स्ट के बाद दोस्त फिर होगा चौथा, तो ये दूसरा चौथा होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त इसके बारे में दोस्त। विकास के आधार पर विकल्पगत सिद्धांतों का क्रम, मांग का नियम, उसके बाद ह्रासमान सीमांत उपयोगिता गोसेन का प्रथम नियम, फिर क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत 6 एलन का, फिर प्रकट अधिमान सिद्धांत सैमुअल्सन का, अथवा विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र? अधिकांश उपभोक्ता के लिए दूध और चाय स्थानापन्न वस्तु है, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। चाय की मांग वक्र में ऊपर की ओर खिसकाव होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आइए कुछ डिटेल बातें जान लेते हैं इसके बारे में दोस्त। इसके बारे में भैया स्थानापन्न वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं, क्योंकि वे समान आवश्यकता अथवा उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। उदाहरण के लिए कोका कोला व पेप्सी कोला, मक्खन और जैम, चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। यदि दो वस्तुएं स्थानापन्न है तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि दूसरी की वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर अगला, एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना दर्शाता है कि क्वेश्चन नंबर 4 का उपभोक्ता की आय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में दोस्त। एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर
एक समांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना उपभोक्ता की क्रय शक्ति अथवा आय में हुई वृद्धि को दर्शाता है। इसे चित्र से स्पष्ट किया गया है दोस्त। आइए देख लेते हैं। ये देखिए दोस्त, ये देखिए, ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है। जो वस्तु इसमें ओ एल होता है तो ये ओ भी होता है। जब ये बढ़ के ओ एन होता है तो ये बढ़ के क्या हो जाता है, ओ पी हो जाता है। तो बी एल और बी एन से शिफ्ट होकर बी एल से शिफ्ट होकर पी एन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 5, ग्रिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव होता है दोस्त। तो ग्रिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव अगर ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में दोस्त। तो ग्रिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग घटती है, जबकि सामान्य वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तु की मांग भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 11, ग्रिफिन वस्तुएं क्या होती हैं दोस्त? तो ग्रिफिन वस्तुएं जो होती हैं दोस्त, तो वो निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें इसके बारे में जान लेते हैं दोस्त। आइए प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो वस्तुएं दो प्रकार की होती है, सामान्य वस्तुएं और निकृष्ट कोटि की वस्तुएं। निकृष्ट कोटि की वस्तुएं भी दो तरह की होती हैं, कम निकृष्ट वस्तु और अति निकृष्ट या ग्रिफिन वस्तु। ग्रिफिन वस्तुएं एक विशिष्ट प्रकार की निकृष्ट वस्तु होती है जिनके संबंध में आय प्रभाव के प्रबल रूप से धनात्मक होने का कारण मूल्य प्रभाव की भी धनात्मक हो जाता है तथा प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मकता को भी समाप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्त? ग्रिफिन वस्तुओं के संबंध में क्या सही है दोस्त? तो ग्रिफिन वस्तुओं के संबंध में प्रबल घनात्मक आय प्रभाव होता है दोस्त। प्रबल घनात्मक प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है दोस्त? किसी वस्तु को ग्रिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से होता है दोस्त। तो 8वें का ए सही होगा, घनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया? ग्रिफिन वस्तुओं के लिए एंजल वक्र होता है दोस्त। तो ये होता है ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ये देखिए टीजीटी 2003 और 2013 में पीजीटी में पूछा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए कुछ प्रमुख बातें इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं दोस्त, जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ग्रिफिन वस्तुओं अथवा निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में एंजल वक्र का स्वरूप ऋणात्मक ढाल का होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। चित्र में ग्रिफिन वस्तुओं के लिए एंजल वक्र का ऋणात्मक ढाल है। ये देखिए दोस्त, यह एंजल कर्व इधर यहाँ से क्या हुआ, गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया? ग्रिफिन वस्तुओं के लिए एंजल वक्र होता है दोस्त। ग्रिफिन वस्तुओं के लिए एंजल वक्र ऋणात्मक ढाल लिए हुए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजस्थान टीजीटी में ये पूछा गया है। आइए अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भैया? ग्रिफिन वस्तु वह है जिसकी मांग होती है दोस्त। जिसकी मांग क्या होती है दोस्त? कीमत में वृद्धि
के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो ग्रिफिन वस्तु वह वस्तु जिसके संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात यह एक अपवाद की स्थिति है जिसे सर रॉबर्ट ग्रिफिन ने दिया था। उन्होंने बताया कि वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग के बीच ऋणात्मक संबंध न होकर धनात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। ग्रिफिन वस्तु एक निम्न कीमत और गैर विलासिता की वस्तु मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्त? खाली स्थान भरिए। यदि MU सीमांत उपयोगिता है तो MU इक्वल टू क्या होगा दोस्त? क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही होगा। TU होगा। क्या होगा? TU होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्त? यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु होगी दोस्त। तो 13 का डी सही होगा। एक विलासिता की वस्तु होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। TET 2004 में पूछा गया है। अगला आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख बातें इसके बारे में जान लेते हैं दोस्त। कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। मांग की आय लोच किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करता है। सूत्र में मांग की आय लोच इक्वल टू वस्तु की मांगी गई आनुपातिक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन EY इक्वल टू क्या होता है दोस्त? डेल्टा QY डेल्टा Y इंटू Y बाई Q होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया? एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक प्रकार मूल्य पर एक विशेष समय में खरीदना चाहता है वो वस्तु कहलाती है दोस्त। तो 14 का बी सही होगा। 14 का बी सही होगा। बी सही होगा। TET 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्त। कुछ डिटेल जान लेते हैं भैया। तो वस्तु की वह मात्रा जो एक दी हुई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है मांग कहलाती है। मांग के 3 घटक होते हैं। वस्तु की कीमत, वस्तु की खरीदी गई मात्रा, समय अवधि विभिन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 15 और 15वां क्वेश्चन क्या है भैया? किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है दोस्त। किसी वस्तु की मांग जो है वो व्यक्त करती है दोस्त किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में। कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। किसी वस्तु की मांग किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को व्यक्त करता है। मांग से तात्पर्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास क्रय शक्ति का होना है। तो ये रहा दोस्त उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण PY क्वेश्चन। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।